छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी तेज है। चुनावी समितियों से लेकर घोषणा पत्र और जनता के बीच पहुंचने को लेकर रैलियों और शिविरों की पूरी प्लानिंग है। बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव लेने की तैयारी कर ली है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में हर वर्ग से सुझाव लेने के लिए बीजेपी सुझाव पेटी का सहारा ले रही है, जिसके बूते बीजेपी अपना संकल्प पत्र बनाने की बात कह रही है। बीजेपी का कहना है कि ये मैनिफेस्टो जनता के मन की बात है। पार्टी किसी कार्यकर्ता को दायित्व देती है और परेशान होते हैं इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अब उनको पूछो भाई, पार्टी किसको क्या दायित्व देती, लेकिन उनको पता है ये वही विजय बघेल है जिसने एक बार उनको कुछ न कुछ कर दिया है। और उनको लगा कि अगर विजय बघेल आया, ये बहुत बारीकी से छत्तीसगढ़ को जानता है और इतनी डिटेलिंग घोषणा पत्र की रचना करेगा। बीजेपी सुझाव पेटी और घोषणा पत्र के जरिए जनता से कनेक्ट करने की प्लानिंग में है, तो कांग्रेस की भी संकल्प शिविर की तैयारी है। कांग्रेस प्रदेश में संकल्प शिविर करने जा रही है। 15 दिनों में 90 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी संकल्प शिविरों में बूथ प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी तंज कसती नजर आ रही है। लेकिन भाजपाइयों को तो उत्तर देना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था तो उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों को गैया देंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय छत्तीसगढ़ के आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है। तीनों घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था असत्य साबित हुआ और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र एक बार बनाया। जनता का पूरा विश्वास है, इसलिए आने वाले समय में इस बार अभी छत्तीसगढ़ में 71 की सरकार है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में उतरना चाहती है और एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकालकर गांव-गांव तक के प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस से पीड़ित और परेशान आम जनता से जनसंपर्क कर रही है तथा एक मौका अरविंद केजरीवाल को देने का अनुरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 20,587 ग्राम हैं, उसमें से 20,000 गाँव में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारी महिला बहनें गांव-गांव जा करके जनसंपर्क करके लोगों को सदस्य बना रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जमावट में लगी हैं। जनता किस पर भरोसा जताएगी और किसे छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सौंपेगी, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले अब सभी दल फील्ड में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है कनेक्शन का इलेक्शन। 2023 के चुनाव में जनता से कनेक्ट को ही सबसे बड़ी कुंजी माना जा रहा है, यानी कि जनता के बीच में जितना जाएंगे, जितना जनता से ज्यादा कनेक्ट करेंगे, उतना ही लाभ पार्टी को मिलेगा। फिर चाहे बात बीजेपी की सुझाव पेटी की हो या फिर कांग्रेस की रैलियों और यात्राओं की बात हो, छत्तीसगढ़ की सियासत जनता के इर्द गिर्द ही नजर आ रही है। आज इसी राजनीति को हमारे मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा दें। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका यहाँ आने के लिए। और श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय झा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीचंद सुंदरानी जी से, क्योंकि बीजेपी जो है सुझाव एक पेटी को लेकर 90 विधानसभा में जाने वाली है। क्या समझते हैं आप सर, क्योंकि आप 90 विधानसभा में जाएंगे, अलग अलग जगह जाके लोगों से मत या सुझाव आमंत्रित करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र में मुद्दे तो उतने ही होंगे ना। आप कितने मुद्दों को उसमें सम्मिलित करेंगे, स्क्रूटनिंग कैसे करेंगे? कई लोग कई तरह के सुझाव देते हैं। देखिए ललित जी, आदरणीय ललित जी सर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा पत्र को लेकर एक बैठक आहूत की थी। उसमें हम लोगों ने घोषणा पत्र के लिए एक पेटी बनाई है जो सभी जिला मुख्यालय पे अभी भेजी गई है। उसके बाद विधानसभा स्तर पे जाएंगे, जनता की राय लेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे,
जनता के मन की आवाज़ सुनेंगे, मन की बात सुनेंगे और उसके बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप देंगे। हम जनता की राय से ही इस बार घोषणा पत्र बनाने जा रहे हैं। जनता की राय जो होगी, जो मुद्दे जनता के द्वारा आएंगे, जो कार्यकर्ताओं के द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, जनता के द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, भाई बहनों के द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, वे सारे मुद्दों को हम सम्मिलित करेंगे घोषणा पत्र में। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के जिस प्रकार से बैठक हुई और सबको पेटी दी गई, इससे कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह विचलित हो गई है, क्योंकि जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज़ बनकर जनता के मुद्दों पर घोषणा पत्र अगर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी तो निश्चित रूप से विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह विफल रहे वादे पूरे करने में। 36 वादों में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, विचलित हैं, ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र अभी आया नहीं। घोषणा पत्र आने के पहले से घोषणा पत्र के लिए हम लोग सुझाव आमंत्रित किए हैं, इतने में ही कांग्रेस पार्टी अनर्गल बयान देने पे उतारू हो गई। चलिए हम पूछ लेते हैं, धनंजय जी हमारे साथ हैं। धनंजय जी, उन्होंने घोषणा पत्र के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं, आपको क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये। दूसरा, आप संकल्प यात्रा के जरिए किस तरह से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के सुझाव से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अगर किसी है तो जनता से, क्योंकि जनता के बीच जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इनके सुझाव की जो पेटियां हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2003 की, 2008 की और 2013 की जो घोषणा पत्र है उनको सुझाव पेटी में डालेंगे और कहेंगे, भाजपा नेताओं को आईना दिखाएंगे, ये 3, 8 और 13 की घोषणा करने वाले आप ही लोग थे, लेकिन 15 साल तक सत्ता में रहने के दौरान इसमें से एक भी काम नहीं किया। आज जो पेटी लेकर जनता के बीच जा रहे हैं ना, वो 15 साल तक सूटकेस लेके घूमते थे और जनता की सुनवाई नहीं करते थे। सूटकेस इनके काले कारनामे, काले नोटों से भरा हुआ था। दूसरी बात, आपने हमसे संकल्प के बारे में पूछा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देश की पहली सरकार है जो जनता के वादों को, जैसे हमने 36 बिंदुओं में वादा किया था, 34 बिंदुओं में 100% काम किया है। इसके अलावा 51 योजना बनाकर इस प्रदेश के चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे यहाँ के महिलाएं हो, यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार की सेवा करने का काम किया है। और इसी दम पर हम 75 से अधिक सीट जीतेंगे। और मैं एक सवाल पूछूंगा सुंदरानी जी के, सुंदरानी जी, उस सुझाव पेटी में जो सुझाव आएंगे, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक करेगी, स्वीकार करेगी? क्योंकि पूरा पता है हमको, प्रदेश के हर गांव से एक ही उसमें सुझाव आएगा कि 9 साल से जो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार वादा खिलाफी की है, उससे इस्तीफा लो, उसको पद से हटाओ। क्या भाजपा इसके लिए तैयार है? क्या उन सारे सार्वजनिक करेंगे उन सुझावों को जनता का, और किसानों की बात को सुनेंगे? और क्या 2003, 2008 और 2013 के जो घोषणा पत्र आएंगे, क्या भाजपा उसको पढ़ेगी ठीक से और जनता से माफी मांगेगी? चलिए, मैं ये सब सवाल श्री चंद सुंदरानी जी से पूछूंगा, लेकिन पहले एक कमेंट जो है विजय झा जी से भी ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता है विजय जी। कांग्रेस और बीजेपी तो आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि एक बार कांग्रेस का शासन था, एक बार बीजेपी का शासन था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी, अभी आप जो है राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं, और आपने ये भी कहा कि 2000 गांव तक आपकी पहुंच होगी। किस तरह से आप 2000 गांव तक पहुंच बनाएंगे? क्या आपने जगह जगह अपने पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं? क्या आप वहां तक कनेक्ट पहुंचा पाए? निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जा रहे हैं। एक एक गांव में 11 सदस्यीय टीम बन रही है और उस 11 सदस्यीय टीम में से एक सचिव बन रहे हैं। वैसे ही वार्डों में, शहरों के वार्डों में भी 11 सदस्यीय समिति बना करके उसमें एक को सचिव बनाया जा रहा है। जैसा आपने बोला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको आपस में लड़ने दीजिए। जनता खुद देख रही है, तो पब्लिक है, सब जानती है। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। हमारे भी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि 36 में से 34 वादे पूरे हो गए। मुझको तो लगता है आंकड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। शराबबंदी हो गया, अनियमित कर्मचारी नियमित हो गए, 2000 बोनस धान का देना था। मैं अब कितना गिनाऊंगा, बहुत सारे। हमको किसी का विरोध नहीं करना, हम अपना चुपचाप झाड़ू छाप छत्तीसगढ़ राज्य में
अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को 0% बिजली बिल और जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उसको फ्री में इसलिए देना है कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे भारतीय संविधान में जनता का मौलिक अधिकार है, इट इज ए माई फंडामेंटल राइट, उससे हमको वंचित नहीं कर सकते। तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से पंजाब में और दिल्ली में किसी को अपेक्षा नहीं थी कि आप पार्टी की सरकार बन जाएगी, स्वप्न में भी नहीं सोचे थे भाजपा और कांग्रेस के लोग। वैसी छत्तीसगढ़ में भी चुपचाप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग उब चुके हैं 20 साल में। अब आम आदमी पार्टी के और लोगों का इशारा है। हम जिस गांव में जा रहे हैं, अच्छा अरविंद केजरीवाल जी का आदमी है, अच्छा वही है जो अब फ्री में स्कूल है और अस्पताल है, तो हमको अपना परिचय कम बताना पड़ रहा है, केवल आप पार्टी का टोपी लगा के पहुंच जा रहे हैं। तो सबको टोपी पहना देना है, सबको झाड़ू लगा के छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार को हटा देना है। ठीक है विजय जी, आपने बताया कि आप किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, आप तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और आप अपनी बात कहेंगे। जो पंजाब में किया, जो दिल्ली में किया, वो बातें, वो वादे, वो घोषणाएं जनता तक पहुंचना चाहते हैं और जनता देखेंगे कि किस तरह से इसको जो है आपको एक्सेप्ट करती है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे धनंजय जी से। धनंजय जी, जब फ्री की पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी तो आपको घोषणाओं में बहुत सारी चीज़ों का इजाफा करना होगा, लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जहां जाती है वहां रेवड़ियां बांटते हैं। ये आप ही लोग आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने तो ये आप पे भी आरोप लगाया है, शराबबंदी और तमाम आरोप जो है लगाया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या पूरे किए हैं। आप क्या करेंगे, क्योंकि जनता तक पहुंचना है, घोषणा पत्र बनाना है, चाहे संकल्प भी लेना है, तो ऐसे में आपको उन तमाम चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी आपसे पहले लेकर आ जाए और जनता उनके भ्रम में आ जाए। देखिए ललित जी, मैं 3 बड़े विषय में बात करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तथ्यात्मक बात करूंगा। मैं पहला विषय उठाता हूं किसान का। इसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धान की कीमत 2100 रुपये और 300 प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी बढ़ने का वादा किए थे। और वहीं भूपेश बघेल जी ने किसानों को कर्ज मुक्त करने और किसानों को धान कीमत 2500 देने का वादा किए थे। 3 लोगों ने किसानों से वादा किया, वादा पूरा करने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। लगभग प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किए, धान कीमत 2500 रुपए दिए, आज 2640, अभी 2800 मिलेगा, इस बार 20 क्विंटल हम खरीदेंगे। दूसरी बात मैं युवाओं में आ जाता हूं, यही वो प्रदेश है जहां रमन सिंह जी ने 12वीं पास युवाओं को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। केंद्र में बैठी सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। रमन सिंह ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दिया, रोजगार छीना। हमारी सरकार ना चाहते हुए भी, ना हमारे वादा में था तो भी हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, 15 लाख युवाओं को रोजगार मिशन के माध्यम से रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तीसरी बात मैं करता हूं महिलाओं की। यही वो प्रदेश है जहां रमन सिंह ने महिला स्वास्थ्य समूह को कई सारे सपने दिखाए थे, केंद्र में बैठी सरकार ने भी दिखाया था। हमारी सरकार ने महिला स्व सहायता समूह को कर्ज मुक्त करने का काम किया है। शासकीय कर्मचारियों की मैं बात करता हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन स्कीम खत्म किया गया। पूर्व के रमन सरकार ने बहुत सारे पदों में भर्ती नहीं किया। केंद्र में बैठी सरकार के पास 30 लाख पद खाली है और ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोधी है। वही भूपेश बघेल जी ने सरकारी पदों पर भी भर्ती किया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, मानदेय बढ़ाने का काम किया, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी दिया, तो हर काम करने का हमारी सरकार ने किया है। तो मैं तो घोषणा पत्र में तीनों का चर्चा कर रहा हूं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो पूरा चरित्र उसका देश देख रहा है किस प्रकार से चरित्र है। तो किसी के आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। काम करने वाली सरकार छत्तीसगढ़ जनता चाहती है। भूपेश बघेल जी ने काम करके दिखाया है। मैं पूरा दावा चैलेंज कर रहा हूं, जितना प्रदेश के किसानों को धान की कीमत मिलता है किसी प्रदेश में नहीं मिलता। चलिए, धान की कीमत आप कह रहे हैं प्रदेश में ज्यादा मिलता है। श्रीचंद जी, धान की कीमत जो है किसी को नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ में जितनी मिलती है उतनी शायद किसी भी प्रदेश में नहीं मिलती। शायद आप पर ही आरोप है, बीजेपी के सभी प्रदेशों पर। और साथ ही साथ उन्होंने एक और सवाल पूछा था इससे पहले। उन्होंने कहा था कि जो है जो सुझाव आपको मिलेंगे क्या वो सार्वजनिक करेंगे। हो सकता है ऐसे सुझाव जिनको आप अमल में नहीं लाना चाहें, तो ऐसे सुझावों को आप सार्वजनिक करेंगे ताकि जनता को यह मालूम पड़े कि लोगों ने सुझाव दिए थे लेकिन आपने घोषणा पत्र में नहीं रखा उनको। प्रकार से लोगों के सुझाव आएंगे और वे सुझाव जो बहुतायत लोगों के सुझाव होंगे जिसमें बहुत सारी समानताएं होगी, ऐसे सुझावों को सार्वजनिक रूप तो किया ही जाएगा। जब घोषणा पत्र में आएगा तो सार्वजनिक, और घोषणा पत्र तो एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है, वो सार्वजनिक तो होगा ही होगा। रहा सवाल जो घोषणाएं
हम करेंगे, जो हम वादे करेंगे उसको निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। अभी धनंजय ठाकुर जी कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों का रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। इनको पता ही नहीं है, अगर ये अध्ययन करते तो शायद जानकारी होती। मुद्रा बैंक के माध्यम से 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्वयं का रोजगार आदमी स्वयं अपने बलबूते पे कमावे और 4 लोगों को रोजगार दे। तो मुद्रा बैंक से 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन में हमने लोगों को इतना आत्मनिर्भर बनाया कि लोग स्वयं का रोजगार कमाने लगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ये 36 वादे की बात करते हैं और बोलते हैं 34 वादे पूरे हो गए। मैं अभी गिनती से 10 वादे आपको गिनाता हूं जो इन्होंने बड़े वादे हैं जो पूरे नहीं किए, और ये बोलते 34 वादे। अब इतना भी तो टीवी के सामने आके जनता के बीच में भ्रम फैलाने की बात नहीं। स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ हुआ क्या? बिल्कुल कर्जा माफ नहीं हुआ। वो 19 करोड़ शराबबंदी दिशा में 150 शराब दुकान बंद की, 150 दुकानें बंद नहीं की, आपकी करीब 10 दुकानें। देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप शालीनता से सुनिए। आप मेरा जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिएगा। आपने संपत्ति कर आधा किया क्या? संपत्ति कर आधा किया क्या? बिल्कुल नहीं किया, बल्कि संपत्ति कर नहीं, आपने यूजर चार्ज बढ़ा दिया, संपत्ति कर 1.5 गुना कर दिया। अब इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। अरे सर सुनिए एक एक करके बोलेंगे सर, सबको सुनाई देगा। धनंजय जी एक एक करके बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा धनंजय जी, आपके पास आऊंगा। श्रीचंद जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। धनंजय जी आपके पास मैं फिर से आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा मैं। धनंजय, हाँ जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी बात भी रखी जाएगी। धनंजय जी आपके पास आऊंगा मैं। अरे उनको बोलने दीजिए। गुमराह करने की बात छोड़ो, आप टोटल गुमराह कर रहे हैं। चलिए मैं आप दोनों को ही चुप कर, मैं आप दोनों को ही चुप करना चाहूंगा। मैं आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूँ। विजय झा जी, चलिए मैं आप दोनों को चुप कर रहा हूँ सर, एक एक करके। इस तरह से नहीं सर, आप क्यों हो गए? आप बड़े सम्मानित गेस्ट है सर, इस तरह से नहीं सर, प्लीज एक एक करके। आप एक भी वादा पूरा नहीं किए हो। आप विजय झा नहीं किए, 36 में लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो। धनंजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सर। वादे पूरे नहीं किए हो। आपके पास पूरा मौका होगा। धनंजय जी आपके पास पूरा मौका होगा, आप एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा अच्छी तरह से। अगर आप एक के ऊपर एक बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा सर, किसी को समझ में नहीं आएगा। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? धनंजय जी आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? काम ही नहीं कर रहे हैं। अरे आप जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार पूरी तरह चलिए सुंदरानी जी आप रुक जाइए। सुंदरानी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सर 1 मिनट, एक एक करके देखिए, आप एक के ऊपर एक बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। धनंजय जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं आपके पास आऊंगा, पहले उनकी बात हो जाने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा। ये हमेशा डिबेट को बिगाड़ने का काम करते हैं। ये धनंजय ठाकुर जी हमेशा डिबेट को बिगाड़ने का काम करते हैं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई आप दोनों के पास मैं बाद में आता हूँ। आप दोनों के पास देखिए सर, मुझे कहना पड़ेगा, आवाज की सरकार म्यूट करने के लिए कहना पड़ेगा सर, प्लीज आप सम्मानित गेस्ट हैं सर, एक एक करके। अरे मैं दे सकता हूं। चलिए ठीक है सर, आपके दावे सर। आपने संपत्ति कर अदा नहीं किया, मैं हलफनामा दे सकता हूं। चलिए मैं विजय झा जी के पास जाऊंगा। विजय जी आप सर मैं दोनों को रोकना चाहूंगा सर, दोनों को रोक रहा हूँ सर, प्लीज सर, आप सम्मानित गेस्ट है सर, आपसे निवेदन है सर, डिबेट कैसी आगे बढ़ेगी सर, प्लीज सर, एक एक करके सर। धनंजय जी प्लीज। विजय झा जी आप सुन रहे थे, देखिए दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों एक दूसरे पर जो है वार प्रतिवार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो अगर बीजेपी कह रही है तो कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस जो दावे कर रही है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पूरे किए, वो शायद बीजेपी के पास उनका जवाब नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी कई घोटाले में लिप्त रही है, जैसे दिल्ली में हम शराब घोटाले की बात करते हैं सर, आप कह रहे हैं कि मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ पर मुफ्त में चिकित्सा मिलनी चाहिए।
कैसे इन योजनाओं को पूरा करेंगे और खास तौर पर जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कैसे आप? लोगों को ठगा है भैया। गौठान के मामले में न गाय। विजय जी आप सुन पा रहे हैं? गौठान के मामले विजय जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चारा है न गोबर है। विजय जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरे शराब घोटाले में आपके नेता, लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज सर, धनंजय जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए विजय जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? विजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विजय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आरोप नहीं सिद्ध कर पाए डॉक्टर रमन सिंह जी पे। तो 90 विधानसभा में ये पेटियां जाएंगी और इसी बात पर हम जवाब चाह रहे थे बीजेपी से। सर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सभी आप सम्मानित गेस्ट हैं सर, आप एक दूसरे पर मत बोलिएगा सर, क्योंकि कोई समझ में नहीं आएगा। हम जो डिबेट कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं मैं एक एक करके पूछूंगा सर। मैं आपके पास भी आऊंगा तो शालीनता का व्यवहार करो। चलिए सर, चलिए मैं माफी मांग लेता हूं आप दोनों की तरफ से। अगर एक प्लीज सर एक एक करके हाँ चलिए आपकी बात पहले सुन लेते हैं। धनंजय जी आपके पास आऊंगा मैं फिर से। धनंजय जी प्लीज सर, धनंजय जी प्लीज, है ना। सुंदरानी जी अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, मैं उसके बाद धनंजय जी के पास जाऊंगा। और धनंजय जी जो आपको कहना है, जो भी आपको कहना है, इंटरप्ट मत कीजिएगा, फिर आप पूरी तरह से बात रखिएगा, मैं चुप रहूंगा। जी सुंदरानी जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे वो। आप अपनी प्लीज सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुंदरानी जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए इस तरह से बहस नहीं हो सकेगी। आपने राज किया है भैया। चलिए मैं आप दोनों को चुप करना चाहूंगा, प्लीज सर, दोनों को चुप करना चाहूंगा, प्लीज सर। मैं विजय झा जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? विजय जी आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? लगता है विजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी चलिए विजय जी तक आप आवाज। सर विजय जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि संकल्प शिविर की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से हो रही है और कोशिश यह है कि जनता तक कनेक्ट किया जाए। बीजेपी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सुझाव जो पेटियां रखी गई है 90 विधानसभाओं तक पहुंचाई जाएगी और 90 विधानसभाओं में यह जानने की कोशिश की जाएगी कि जनता क्या चाहती है, घोषणा पत्र में क्या कुछ होना चाहिए। अगर वो जनता से जुड़े हुए वादे रहेंगे तो निश्चित तौर पर जनता सपोर्ट करेगी। और कहीं ना कहीं हम भी लगातार ये करेंगे, कनेक्शन बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी अभी तीसरी पार्टी है, राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करी है। जरूरी नहीं है कि वो जनता तक पहुंच पाए, लेकिन बहुत मुश्किल होगा जनता तक पहुंचने के लिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। ये देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव में कि जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल कनेक्शन का इलेक्शन इस मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।